अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी का आगाज़ आज हम अपने पुराने साथी अरशद शरीफ के ज़िक्र से ही करेंगे। नुसरत जावेद साहब, उनका जस्ते खाकी जो है वो आज रात के बाद, आधी रात के बाद 1 बजे तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद उनके जनाजे का वक्त का तयन होगा। मोस्ट प्रॉबली इस्लामाबाद में ही उनको यहाँ पे दफनाया जाएगा और इससे पहले उनके वालिद की कब्र भी यहाँ पे, उनके भाई की कब्र भी यहाँ इस्लामाबाद में ही है। मगर बज़ाहिर हुकूमत और जो इदारे हैं वो भी अब एक सफ़े पे हैं। वो सब चाह रहे हैं कि इसकी एक जामे तहकीकात होनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है। आपको कुछ उम्मीद है, क्योंकि एक सफ़े पे तो पहले भी हुकूमत और इदारे रहे हैं जब बड़े बड़े कमीशन बने, मगर फिर उस सफ़े का आज तक कुछ पता नहीं चला। तो क्या उम्मीद है आपको नुसरत साहब, कुछ हो पाएगा अब? क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हाई कोर्ट के जज की सरबराही में एक कमीशन भी बनेगा, ये भी आज का ही है। तो क्या तवक्को है? उसमें वज़ीर आज़म साहब का भी आ गया और उसके बाद उसकी यानी तस्दीक के लिए DGISPR भी वो थे, वो टेलीविज़न पे। तो देखो, मैं किसी रियासती इदारे या हुकूमत पाकिस्तान की नीयत पर शुबा नहीं कर रहा हूँ। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और यही मेरा और तुम्हारा मुतालबा था। कल हम सिर्फ एक ही बात कह रहे थे ना कि यार पहली मर्तबा ये वाक़या भी यहाँ हो जाए कि एक कत्ल हुआ और उसकी साफ, शफाफ और काबिल एतबार तहकीक हो जाए। ठीक हो गई बात। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी की नीयत पर दोबारा कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के ना किसी इदारे की ना हुकूमत की नीयत पर शुबा कर रहा हूँ, क्योंकि जिस किस्म का रिएक्शन आया है अरशद शरीफ की यानी कत्ल का, और उसने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, उसकी वजह से मजीद ज़रूरी हो गया है कि हक़ाइक़ खुलकर सामने आए। लेकिन मतीउल्लाह मेरे भाई, सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम एक वाक़या भूल रहे हो कि ये वाक़या कीनिया में हुआ है। यहां कोई कत्ल हो तो थानों में ये होता है कि जी ये हमारी हदूद में है या फलां की हदूद में है, हमारी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है। कीनिया एक खुद मुख्तार मुल्क है। आपका हाईएस्ट पावर्ड एक कमीशन कायम हो जाए, उसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस कर रहे हो, क्या गारंटी है आपके पास कि कीनिया खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी हुकूमत उससे ताउन करेगी? क्या गारंटी है? गारंटी तो कोई नहीं है नुसरत साहब। लेकिन आपने कहा ना कि अगर नीयत हो तो हर चीज़ हो सकती है। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारी नीयत नहीं है या कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं? खुदा की कसम से मैं दोबारा कह रहा हूं, अब तुम मुझे खमखा का मेरे मुंह में लफ्ज डाल रहे हो। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और मैं उसकी वजह भी समझ सकता हूं। पिछले 75 साल से साफ है नुसरत साहब, अब फिर साफ है। अब हम एक मौजू पे रहे ना, या तो फिर 75 साल की कहानी शुरू कर लो मेरे साथ। आप भी तो मिसाल देने वाली प्यारे, बात है। मैं तुम्हें ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कीनिया का हाल भी अपने जैसा है, शायद हमसे भी बुरा है और हमसे भी कहीं ज्यादा बुरा है। एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि लोगों को समझाने की जरूरत है। हम बड़े सादा लो अफराद हैं। यहां नेक नियति के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एक कमीशन बन गया। आपका कीनिया के साथ जब इस तरह का वाकया हो तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। आपको कानून का मुझसे ज्यादा पता है, क्या कहते हैं उसको? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, बाहमी कानूनी ताउन का मुआहदा होता है। बाहमी ताउन का मुआहदा, जिसके जरिए फर्ज करो अगर यहां को वाकया हो और कीनिया को उसकी तहकीकात की जरूरत हो तो पाकिस्तान उस मुआहदे के तहत बाउंड है कि उनकी मदद करे। ठीक है, कमा हक को। ठीक है। अब दास्तान ये है, फैक्ट ये है कि कीनिया की हुकूमत ने आज से सदियों पहले, सदियों में यानी महावरतन कह रहा हूं, बहुत अरसा पहले आपको एक ड्राफ्ट भेज रखा है पाकिस्तान को
यानी कीनिया की हुकूमत ने आपसे दरखास्त कर रखी है कि हम आपके साथ MLA साइन करना चाहते हैं। ठीक है, और ये कितनी पुरानी बात है यार? अभी मुझे एग्जैक्ट मतलब कौन सी हुकूमत में आया ये भी कुछ बाबू, मैंने अभी जल्दी हाड़ाहुड़ी में जब तुम कह रहे थे कमीशन बन गया, तो मैंने अब उसके बाद तुम कहोगे कि मायूसी फैलाने के लिए, लेकिन मैं हकायक समझाने के लिए। हमने क्या किया ताकि हमने उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब तो वक्त आ गया है भैया, तो पहले उसको जल्द अज जल्द उस एग्रीमेंट को निगोशिएट करके और जल्द अज जल्द साइन करें, तो फिर एक बाइंडिंग होगी। तो इसके अंदर कोई जानता था कि कीनिया के साथ हमारा ताउन नहीं है? यार नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। हाँ, कोई जानता था कि कीनिया के साथ शख्स हमारा, जिसने अरशद शरीफ को कत्ल किया, आप ये कह सकते हो कि उसके इल्म में था। और उलट बात ये भी हो सकती है कि शायद वो बेचारा वहां इसलिए गया हो कि उसे पता हो कि चूंकि MLA नहीं है तो एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाएगी। एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाएगी, जैसे कि दुबई में उसको खतरा था जी, तो और वहां से वो निकला इसी वजह। अब मैं ये कहता हूं कि जल्द अज जल्द बुनियादों पर हमने कीनिया के MLA के दिए हुए मसवदे को, एग्रीमेंट, उस पर हमने बाकायदा साइन कर दिए। उसके बावजूद क्या गारंटी है कि कीनिया की पुलिस, जिसके बारे में उनके अपने अखबारात में क्या लिखा जा रहा है, सही, कि वो ताउन करेंगे और उनकी रेपुटेशन ज़हन में रखो। दूसरी बात है भाई, अरशद शरीफ तो मेरे और तुम्हारे जैसा एक सहाफी था। इसके मुकाबले में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, पाकिस्तान की 2 मरतबा वजीर आजम रही खातून, एक कदावर शख्सियत। उनके लिए यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में तहक़ीक़ाती कमीशन बना उनके कत्ल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या नतीजा निकला? मगर आप नियत पे शक ही नहीं कर रहे किसी नहीं भाई, मैं क्यों बताऊं, आप नाराज हो जाएंगे। मैं बताऊं क्या नतीजा? सर, ये नतीजा निकला कि आपके इदारों ने रखने डाले तहकीकात में, आपके इदारों ने तावन नहीं किया, ये नतीजा निकला। आप फिर कहते हैं मैं शक नहीं करता किसी की नीयत पे। मैं इस वक्त देखो ना, मैं वही कह रहा हूं, मैं इस मौजू से उस मौजू पे नहीं जा रहा। मैं इस वक्त ये कह रहा हूं, आपने खुद छेड़ा बेनजीर, आप कीनिया हमें ये देखना होगा कि क्या कीनिया हमारे साथ इस मामले पर भरपूर ताउन करेगा या नहीं, क्योंकि हमारा लीवरेज उन पे क्या है और हम चाहते भी हैं या नहीं। हमारा नहीं, अगर हम चाहते भी हों तो फिर भी किसी मुल्क पर दबाव डालने के लिए आपका उस पर लीवरेज होना चाहिए। मिसाल के तौर पर की आप मिसाल दे रहे तो बेनजीर साहिबा के आखिर में क्या हुआ कि वो कमीशन का जो सरबराह था, उस बेचारे ने आखिर में किताब लिखी और उसका नाम था गेटिंग अवे विद मर्डर। ठीक है ना? और ये किससे मुखातब था? उसने, यार मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि जब तक कीनिया की हुकूमत पर, जो कल भी मैं आपसे कह रहा था, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम सादा लोग प्लीज खुदा के लिए अपने जहन में रखो कि कीनिया के ऊपर जब तक खातर खा आलमी दबाव नहीं आएगा, खाली पाकिस्तान का दरखास्त करना, हमारा हाई पावर्ड कमीशन का बन जाना, सहाफ़ती तंजीमों का दबाव भी, न सिर्फ सहाफ़ती तंजीमों का। मिसाल के तौर पर आज जैसे अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने मजम्मत भी की और इस बात का मुतालबा भी किया है कि कीनिया की हुकूमत ताउन करे। ठीक है जी, ये बड़ी अच्छी बात, अमेरिका का लेवरेज है सर, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर, आपने खुद छेड़ा बेनजीर भुट्टो का जिक्र, तो उसमें न सिर्फ ये कि UN इन्वॉल्व थी, स्कॉटलैंड या इन्वॉल्व थी, बेनजीर भुट्टो की अपनी जमात, अपने जो शोहर नामदार थे वो हुकूमत में थे, वो सदर थे, उनकी पार्टी हुकूमत में थी, फिर भी कुछ नहीं कर सकी। तो अब तो ये अब शहबाज शरीफ की हुकूमत, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या करेगी एक सहाफी के लिए? तुम इसलिए वही तुम समझ नहीं रहे हो। में इसका बड़ा आसान सा तरीका है। अब हमने देखना ये है कि हाई कोर्ट का जज कौन लगेगा और उस कमीशन में मेंबर कौन होंगे
उनके अख्तियारात क्या होंगे। हमने बस जो जो चीज होगी तो नजर आ जाएगी मैं कि समझाने ये की नियत है या कोशिश नहीं कर रहा है। हूं कि मैं कहता हूं कि 5 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज लगा दो, कुछ भी नहीं होगा। कीनिया की गवर्नमेंट अगर ताबून नहीं कर रही तो कुछ भी नहीं होगा। ये मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने खुदा का वास्ता है। बहुत उम्दा आपने निचोड़ निकाला कि जिसने भी अरशद को केनिया जाने का मशवरा दिया वो बहुत कुछ जानता था कि कुछ भी हुआ तो कीनिया की हुकूमत के मामलात में हम मुदाखलत नहीं कर सके। जी, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। और अब इमरान खान साहब ने भी नुसरत जावेद साहब तकरीर में कुछ इंकशाफात किए। ज़रा अरशद शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहा वो मुझे ये ज़रा सुन लें और फिर हम बात करते हैं। बताइए। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। नुसरत साहब, इस पे तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने अरशद शरीफ को बताया, मुझे इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी जान को ख़तरा है। और ख़ान साहब ये दावा करते हैं कि इनके कहने पे अरशद शरीफ जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इमरान खान जो है, जो जुडिशल कमीशन हुकूमत ने बनाया है, उसके सामने पेश हो के ख़ान साहब बताएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी अथेंटिक थी, कहाँ से आई थी? कम से कम कमीशन को बता दें, लोगों को ना बताएं। आखिर इनके जो अरशद शरीफ साहब हमारे सहाफ़ी का मामला है, तो कोई इन्फॉर्मेशन तो खान साहब शेयर करेंगे। आप क्या कहते हैं कि खान साहब पेश होंगे इस कमीशन के सामने? वो ये कहेंगे मुझे इस पे एतबार नहीं है, बस बात ख़त्म हो गई। इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। हालांकि इनका ये बयान इनके गले पड़ सकता है। इनको मालूम है ये बयान जो दे रहे हैं, बहुत सारे बयान इनके गले पड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इनके गले के साइज़ का कुछ तैयार नहीं हुआ नुसरत जावेद साहब। और जो तैयार करते हैं उनके अपने गले के साइज़ जो हैं वो सामने आ जाते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे वफाकी वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। बहुत सी बातें हो रही हैं मगर शायद बात कोई एक ही है। एक बार फिर प्रोग्राम सहाफ़ी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने नुसरत जावेद साहब इस्तीफ़ा दिया है। पहले भी एक आया, अब दूसरा इस्तीफ़ा है। एक तरफ ये तासुर मिल रहा है कि शायद जुडिशल कमीशन में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के मामले पर हुकूमत ने बज़ाहिर एक यू टर्न लिया है जो कि असूलों के बरखिलाफ़, सीनियरिटी के असूल के बरखिलाफ़, और 2 जजों के हक़ में वोट दिया जो कि जूनियर जज थे, उनके ऊपर लाया गया, एक सिंध हाई कोर्ट से, एक लाहौर हाई कोर्ट से। तो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने ये यू टर्न लेते हुए उन 2 जूनियर जजों के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल किया। तो शायद लगता ये है कि या तो ख़ुद वज़ीर कानून असूली तौर पे हुकूमत के इस फैसले से खुश नहीं थे, मगर वो पाबंद थे अखलाकी तौर पे कि वोट देते और फिर इस्तीफ़ा देते। एक तो ये वजह है। दूसरा एक वाक़या भी हुआ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, कुछ नारेबाजी हुई इदारों के हवाले से, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वहाँ पे एक तकरीर भी की थी लापता अफराद के हवाले से। एक पूरा बज़ाहिर एक प्लान दिया था कि हुकूमत क्या करने जा रही है और बड़ी कमिटमेंट्स भी उसमें दी थी। तो लगता ये है कि उस नारेबाजी के वाक़े के बाद वज़ीर कानून की पोजीशन ख़राब हो गई, तो उनको शायद कहा गया है कहीं से कि आप बेहतर है ये ओहदा छोड़ दें, ताकि जिन्होंने नारेबाजी की है वो अब इंतज़ार करें किसी नए वज़ीर कानून का, उनके मसाइल के हल का। और एक तीसरा आखिरी ये कि शायद अटॉर्नी जनरल जो है ख़राबियत सेहत के बायस अपने ओहदे पे ना रहें और वज़ीर कानून जो हैं वो अटॉर्नी जनरल के ओहदे की तैयारी पकड़ रहे हों। तो ये तीनों इम्कानात हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इसके पीछे कोई सियासी मामला है हुकूमत के हवाले से, या कोई वाकई कानूनी या आइनी मामला है? आप क्या देखते हैं इसमें? देखो भाई, बात यह है कि मुझे जो ख़बर हो तो मैं धड़ल्ले से तुम्हें कहूँगा कि ये मेरी ख़बर है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि कीनिया ने हमें दरख्वास्त कर रखी है MLA की, इसके बारे में मैं सिर्फ रिपोर्टर का, सहाफ़ी का बुनियादी फरीज़ा है शक शुबा। बिल्कुल, सवाल उठाना, सवाल उठा, क्वेश्चन करना।
मैं ये आपको याद है कि कल तुमने पूरा दिन जुडिशल कमीशन के बाहर गुजारा। इधर मुझे दिल के दौरे पड़ रहे थे कि यार क्या होगा, शो करना है, ठीक। मैंने उसी वक्त तुम्हें कहा था कि यार देखो, मैंने तो आखिरी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में 1988 में गया था रिपोर्टिंग के लिए, तो यार मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे भाई, जब तुम गायब थे तो मैंने जो सोशल मीडिया का जायजा लिया तो नवाज शरीफ के नाम से जो मंसूब मुस्लिम लीग है उसके जितने जियाले और मतवाले रह गए हैं वो ज़ाहिर है इतने ज़्यादा तकड़े नहीं हैं जितने तहरीक इंसाफ वाले हैं। तो मैंने कहा कि वो बहुत मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि जी ये इन्होंने एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन से, इन दोनों ने, ये जुडिशल कमीशन के हवाले से आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने जो है वो इस पे लचक क्यों दिखाई, यू टर्न क्यों लिया और इस पे लानत मलामत बहुत ज्यादा। हालांकि वो बेचारे तो हुक्म के गुलाम थे यार। अगर हुक्म के गुलामी, देखो ना, अगर ये बुनियाद होती, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं बखुदा मैं तारड़ साहब को जानता नहीं हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी होंगे, मैं उनके बारे में कोई उनकी नीयत पे शक नहीं उठाना चाहता, लेकिन सियासत का तालिब इल्म होते हुए अगर ये वाकई दिल से ये समझते थे कि सीनियरिटी के उसूल की हर सूरत पाबंदी करनी है, तो फिर ये कहते कि साहब मैं इस इजलास में नहीं बैठूंगा, ये मेरा इस्तीफा है, आप नया वजीर कानून तैनात कर लीजिए और उससे ये वोट दिलवा दें। दूसरे साहब आप भूल रहे हैं कुछ, रजा रब्बानी सेनेटर फौजी अदालतों के आइन में तरमीम के लिए रोते धोते आंसू बहाते, ये वोट मेरा पार्टी की अमानत है, और दे दिया था वोट। तो वो भी तो इस्तीफा दे के बाहर जा सकते थे, लेकिन जब अखलाकी तौर पे तुम दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो। नो पहले छोड़ सकते थे। एक्सक्यूज मी, आईनी तरमीम में आपको पार्टी कयादत की एमा पर उसके हुक्मदूली करें तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं पार्लियामान में वोटिंग करते हुए। सर डी सीट आप रिजाइन कर दें, नहीं डी सीट होगा ना, आप वो इस्तीफा देते नहीं दिया ना। लेकिन इस सूरत में प्लीज, अगर वो वजारत उस वक्त छोड़ देते तो उनपे तो ये पाबंदी ना होती, वो फिर उनको हुकूमत कहती कि जी आपने अगर वजारत छोड़नी है तो फिर आप सेनेटरशिप भी छोड़ें, तो फिर होता ना। तो आप कह रहे हैं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब के इस्तीफे की वजह कुछ और थी, या वजह ये बताई गई लेकिन इसमें तजाद है उनके मौके पर? मेरा ये ख्याल है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक ट्वीट भी लिखा है जिसके ज़रिए उन्होंने गालिबन तासुर ये देने की कोशिश की है कि उन्होंने आसमा जहांगीर से मंसूब कॉन्फ्रेंस जिसमें आप खुद मौजूद थे, उसमें उन्होंने जो तकरीर की उसमें वो अपनी दानिश में, जैसे तुमने अभी रिपोर्ट किया, वो बता रहे थे कि उन्होंने अभी तक अपने तय लापता अफराद के लिए क्या क्या किया है। हाई कोर्ट में भी वादे वईद किए हुए हैं, तकरीरों में भी कर रहे हैं, और फिर अचानक वो इस्तीफा दे के उस दौरान जो नारेबाजी हुई वो उन्हें अच्छी नहीं लगी। दूसरा ये कि वो नारेबाजी जो है उसकी वजह से आजम नज़ीर तारड़ तो सियासत में तकरीबन नौबारत हैं। हालांकि ऐसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे उन्होंने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी एक वजाहती बयान देना पड़ा है। उन्होंने भी कुछ जुमला गैर मुनासिब, जी ठीक है ना बात। वो बयान यही था, सिंपल सा यही था कि भाई जिन्होंने ये किया उनके पास जाके एहतजाज वही कहा था ना। लेकिन उन्होंने वजाहत कर दी ना, तो ये भी वजाहत दे सकते थे, ये नहीं, ये इस्तीफे की वजह नहीं है। तो फिर क्या है? इस्तीफे की वजह ये है कि जो मुस्लिम लीग के अपने वोट बैंक से जो रिएक्शन आया है कि आपने पहले वोट को इज्जत दो को बरसरे आम रुस्वा किया,
हाँ? फिर सीनियरिटी के असूल, फिर आप सीनियरिटी के असूल पर भी बकरी हो गए। तो भाई साहब सानू सानू नहर वाले पुल पे बुला के तो होरे माई किथे रह गया। तो इसका मतलब है कि ये कोई पैगाम तो नहीं है कि सीनियरिटी का असूल जो है नहीं छोड़ना, कोई पैगाम नहीं है, आने वाले वक्त में भी, अरे भाई नवंबर में भी। अरे प्यारे, इक़्तिदार का खेल बहुत बेरहम होता है, उसमें मोहरे पिटवाए जाते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम एक बयान देते हैं, परवेज रशीद उन्हें वजारत से निकाल दिया जाता है। ठीक, परवेज रशीद के झूठा इल्जाम लगता है, उनके पास ये खबर मौजूद ही नहीं थी, लेकिन उनको भी पिटवा दिया जाता है। उनको भी पिटवा, ये इक़्तिदार की बसात में होता है बाबू। तो अवाम भी मोहरे बन जाते हैं नुसरत साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यही तो होता है हमारे साथ। यही तो मैं तुम्हारे साथ रोता रहता हूँ कि भाई साहब जिन्हें लाई गली उधर मगर मैं चली मत करो। ये मत करो, लोगों की शख्सियत परस्ती में मुब्तला मत हो। तो जो कुछ पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान में हर तरह की, आपको उस वक्त हम एक बेहतर माशरा बनेंगे। मिस्टर साहब अपने साथी सहाफ़ियों को भी कोई मशवरा देना, क्या सहाफ़ी भी इस्तेमाल होते हैं और जान पर खेल जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बात यह है कि जान पे खेलने का मुझे एक ज़माने में बहुत शौक था, अब नहीं रहा, क्योंकि थोड़ी सी रह गई ना, तो बंदा आखिरी उम्र में ना ज़रा ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करना शुरू हो जाता है। बाकी ये कि नर्वस 99, हाँ नर्वस 99। तो मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि मुझे तो सीधी साधी ये गेम है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब को इस्तेमाल किया गया यू टर्न लेने के लिए, उसके इवज़ जो जिस बात की तवक्को है कि किसी को राम करके क्या उम्मीद बांधी जा रही है। सर ये भी तो हो सकता है कि आज़म नज़ीर तारड़ आने वाले वक्तों में फुल कोड बनवा के 62 एफ्ता हयात नायली के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से बतौर वकील पेश हो जाएं, एज अटॉर्नी जनरल नहीं, एज वकील, फेडरल गवर्नमेंट के लॉयर। चले, अगर क्योंकि आपको याद है ना एक्सटेंशन वाले केस में वजीर कानून मौसूफ इस्तीफा दे के केस लड़ते थे, फिर इस्तीफा लेके वजीर बनते थे, फिर इस्तीफा दे के इल्तिजा सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूँगा, हमारे पंजाबी में कहते हैं लगदा तो नहीं पर शायद। अगर फ़र्ज़ करो ऐसा है, देखो मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, मैं तारड़ साहब को ज़ाती तौर पर नहीं जानता हूँ, मेरी सनाशाही भी नहीं है। फ़र्ज़ करो अगर वो यहाँ दाखिल हो तो शायद तुम्हें मेरा तारुफ करवाना पड़े, वो भी मेरी सूरत से वाकिफ़ होंगे। सर आपको अच्छी तरह, आपको कौन नहीं जानता नुसरत साहब। मैं ये कह रहा हूँ, बहरहाल आप देखते हैं कि आप ये जो इस्तीफ़ों की वजह है ये क्या है, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि फुल कोर्ट तो तकरीबन मुकम्मल है, 2 जजों की कमी है अभी, और जब बनेगी तो देखते हैं फिर 62 का मामला अगर फुल कोर्ट के सामने जाता है और अगर फुल कोर्ट इन तमाम नेगोशिएशंस का नतीजा है और इन तमाम मसलियत का हल है, तो फिर उसमें बतौर वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब का क्या रोल होगा। एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं आखिरी और सबसे अहम सेगमेंट में आवाम को दरपेश मुआशी सूरत हाल की, जिसमें आवाम की चीखें निकल रही हैं, महंगाई की चक्की में पिस रही हैं, और जो मौजूदा हुकूमत थी उसके मुआशी दावे क्या हुए, और डार साहब की वापसी के बाद जो शोर हुआ था वो कहाँ गया एक वक्फे के बाद। मती मेरे प्यारे, मैं बजाय आज़म नज़ीर तारड़ साहब की नीयत वगैरह पर सवाल उठाने की, मैं इसको एक और तनाजुर में देख सकता हूँ। इससे पहले मैं तुम्हें ये ख़बर दे चुका हूँ कि लिफाफे में बंद करके वज़ीर इंसानी हकूक़ अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को दे चुके हैं, जब कौमी असम्बली में सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब ने दुहाई मचाई थी। ठीक हो गई बात। अब जब इस तरह के इस्तीफ़े देने का सिलसिला शुरू हो जाए तो तासुर बनता है, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, और हुकूमत के बारे में तासुर ये जाता है कि चल चलाओ का आलम है। ठीक, और उस दिन जो वुज़रा की बेबसी थी, हत्ता के
बहुत दबंग माने गए वजीर जनाब ख्वाजा आसिफ भी उन दिनों। उस दिन मैंने तुम्हें बार बार कहा, मैंने कहा यार ये देखो BBC ये ऐसे ही है हमारा वजीर दिफा जैसे अफगानिस्तान में वजीर बहरी अमूर कहा था ना। मगर वहाँ पे तो बहर नहीं है, यहाँ पे दफा तो है। हाँ, और उसका वजीर भी है। चलिए अब मैं यानी अर्ज ये करना चाह रहा हूँ और उसकी वजह बुनियादी है। अमेरिका में जब इंतखाबात होते हैं ना तो लोग इधर की उधर की इधर की शमाल जनूब बहुत सारे मौजूआत उठाते रहते हैं। उस वक्त एक फिक्रा कहा जाता है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। बिल्कुल सही। कि असल बात होती है मईशत। इन लोगों की, शरीफ बरादरान की शुरू से रेपुटेशन ये रही कि यार कारोबारी बंदे ने हुकूमती जान ना कोई रौनक ला देंगे यार, कोई ना कोई चक्कर चला देंगे। ठीक, वो आते ही मिफ्ता साहब ने टक 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 हुए कि ये केड़े कारोबारी। अच्छा, हालांकि मैं तुम्हें असूली तौर पर बताऊं कि उसके बिना चारा ही नहीं था। और उनको सही बैटिंग ऑर्डर में लाया गया। ओपनिंग बैट्समैन और छक्के मारा, उनसे कीमतें बढ़वाई और कुर्बान करवा दिया। आजम तारड़ साहब से यू टर्न करवाया, उधर अदलिया से हो गया। अब उनकी जगह मिफ्ता साहब ने कहा जी और डार साहब आंदे ठीक, और डार साहब को डॉलर डरता है, घबरा जाता है। अच्छा, वो आए एकदम से डॉलर की कीमत सुना आज भी गिरी। लेकिन मेरे प्यारे, कीमत डॉलर का गिरना ही इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं, काफी नहीं है। आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आम आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होता है उसका रोजमर्रा का खर्चा। अब मैं कोई तुम्हें अपनी तहकीक नहीं बता रहा। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान के फराहम करता, मेरे नहीं, तुम्हारे नहीं, हमारे किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बदौलत नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ये बता रहा है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत में 2.63% इजाफा, चाय की पत्ती में 1.24, ताज़ा दूध में 1.23, टोटा चावल में 1.2%, आलू 1.88%, LPG 0.45%, दाल मसूर 3.63%, दाल मूंग 1.13%, दाल माश जो मुझे बहुत पसंद है 1.74 और चिकन 3.49। अच्छा, इस सारे को जमा करके आखिर में ये है कि अगर एक शख्स, उसकी माहाना तनख्वाह है 17,732 रुपए, जो कम से कम तनख्वाह के कानून के भी मुताबिक, ठीक है, तो उसके लिए महंगाई की शरह में 22.65% सालाना बुनियादों पे इजाफा हुआ। बिल्कुल सही। अब इसके साथ तुम ऐड करो जो गुज़श्ता 3 महीनों से बिजली के बिल आ रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ कि 20,000 फर्ज करो तुम्हारी माहवार तनख्वाह है, तुम इनकी कारोबारी शोहरत को डॉलर की कीमत रोक देती जी, तुम कहोगे जी मैं की करना रोक देती तो ये इस्तीफों से क्या बनेगा? है इस्तीफों से क्या बनेगा कि हम नहीं चला पाए और क्या? तो ये किसको बता रहे हैं? ये हमें और तुम्हें इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर। तो इसका मतलब इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, ये फौरी इलेक्शन का मतलब। अरे ये इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं? काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? अभी इतवार को रिजल्ट नहीं देखे? क्या हुआ मियां? अभी इतवार को यार नहीं, अगर अभी नहीं जाएंगे तो अक्टूबर में काबे चले जाएंगे। वो तो उसी अगले अक्टूबर में कि नोट आएगा तो कुछ करेंगे ना, मतलब टिकट कोई लेके नोट देगा। के लिए बाबू बात ये है कि डार साहब गए वॉशिंगटन, इनकी एक होती है बायलैटरल मीटिंग कि पाकिस्तान के वजीर खजाना की IMF की सरबराह से मुलाकात जिसमें फकत पाकिस्तान मौजूद है। नहीं,
उनकी मुलाकात हुई, एक मल्टीनेशनल। क्या हाल है जी, ज़रा मैंने भी ये बात करनी। इस सारी बात को रखते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स का ये तो आप जो बता रहे हैं और जो आगे सूरत हाल बन रही है, ये वो पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के जो तारिक साहब हैं उनके सरबराह, और ये डॉन की स्टोरी है शाहिद साहब की। ये डॉन के फ्रंट पेज की स्टोरी है। ये कह रहे हैं कि चाइना ज़रूरत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है वो चाइना की अभी भी ज़रूरत है। और इस ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हुए हमें अगर चाइना को एक साल में 10 अरब डॉलर जो देने हैं, तो हम चाइना से दरख्वास्त कर सकते हैं कि थोड़ा रोल ओवर कर दें, 4 साल का डिले कर दें, 4 साल के बाद ये रकम वसूल करना शुरू कर दें। और वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि क्या मुख्तसर मुद्दत की जो हुकूमत है वो तवील मुद्दत इस्तेहकाम ला सकती है। तो आप क्या कहते हैं, इस सवाल का क्या जवाब हो? अरे भैया सीधा साधा जवाब है, सीधा साधा जवाब है, मेरी बात का बुरा न मानना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए हैं सऊदी अरब, वहाँ से वापस आने के बाद चीन जाएंगे। चीन जैसे तुम कह रहे हो वही डार साहब दाद फरियाद करते तो कुछ निकलेगा या नहीं? भाई मेरी इल्तिजा तो सुनो ना। उसी में सवाल ये है कि फ़र्ज़ करो डार साहब उतरे बेजिंग, साथ उतरे शहबाज साहब, इधर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पे धाबा भोला हुआ है। ठीक, मुझे बताइए, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है, और हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी दोस्ती के बावजूद उस हुकूमत के साथ एक तवील मुद्दती बंदोबस्त क्यों करेगा जिसका चल चलाव का आलम है? ये वैसे ही होगा जब 2014 में चीनी सदर ने आना था तो इमरान खान साहब यहां धरना दिए बैठे थे, और वो पाकिस्तान आने के बजाय उन्हें इंडिया में एक दिन ज्यादा गुजारना पड़ा। लेकिन और वो गुजरात गए मोदी की मां से मिलने, क्योंकि वो तो घर से निकल पड़े थे। अब वो एक दिन कहां गुजारते? किस हुकूमत से चीन ने डील करनी है आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जो बैरून ममालिक हैं, जो ताकतें हैं, वो पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत से तो डील नहीं करती, मगर एक और हुकूमत भी होती है वो जिससे ज़रूर डील करती है, और उस वक्त तक शायद उस हुकूमत के सरबराह का फ़ैसला हो चुका होगा। नुसरत जावेद साहब, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा और जो मुश्किल फ़ैसले हमारी फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है वो मुश्किल फ़ैसले हमारी वजारत दिफा भी कर ही लेगी। इजाज़त दीजिए मुझे और नुसरत जावेद साहब को। अल्लाह हाफ़िज़।